हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सम्मिश्र विश्लेषण यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज हमने शुरू की थी, जो आपके बीएससी का पोर्शन है और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। और साथ में जो आपकी अदर जो टीचर्स एग्जाम्स होती है अदर स्टेट्स की, उनमें भी इसका पोर्शन इंक्लूडेड है। तो देखिए, इसमें क्लास 2 पहले हो चुकी है। जो क्लास फर्स्ट थी उसमें हमने बेसिक कवर किया था कि जो आपके पास में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो बेसिक है डेफिनेशन जैसे हमने देखी थी, फिर उसके बाद में लिमिट्स, और फिर उसके बाद में जो सम्मिश्र फलन है उसकी परिभाषा, उसके ऊपर सीमा यानी लिमिट कैसे अप्लाई करें वो हम कवर कर चुके हैं। कॉन्टिन्यूटी को कवर कर चुके हैं और डिफरेंशियबिलिटी को कवर कर लिया हमने। इसके बाद में क्लास 2 जो थी उसमें हमने विश्लेषिक फलन को अच्छे से कवर कर लिया है, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हम कर चुके हैं। और सीआर इक्वेशन यानी सेकेंड क्लास में मोस्टली हमने एक तो विश्लेषिक फलन और सीआर इक्वेशन को हमने कवर कर लिया है। अब आज की क्लास में क्या होगा कि जो सीआर इक्वेशन है उसका पोलर फॉर्म हम स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास में जो अपने महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाले हैं वो सबसे पहले तो आपका एक पोलर फॉर्म जिसको डिस्कस करेंगे कि पोलर फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन यानी कोसी-रीमान इक्वेशन का पोलर फॉर्म क्या होगा उसको हम पढ़ने वाले हैं आज। और इसके बाद में आपका प्रसंवादी फलन पढ़ेंगे और इसका खासकर इसका जो आपके पास सीआर इक्वेशन का और प्रसंवादी फलन का दोनों का जो अनुप्रयोग है यानी एक संयुग्मी निकालने का जो अनुप्रयोग है वो हम स्टडी करेंगे, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी संयुग्मी पूछा जाता है एग्जाम में, उसके जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है उसको भी हम स्टडी करने वाले हैं, उनको हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर आज की जो क्लास है उसमें आपके पास है पोलर फॉर्म ऑफ कोसी-रीमान इक्वेशन। कोसी-रीमान इक्वेशन का पोलर फॉर्म देखो। कोसी-रीमान इक्वेशन जो सीआर इक्वेशन है वो हम कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप उस क्लास को एक बार जरूर देखें ताकि कोसी-रीमान इक्वेशन अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। कोसी-रीमान इक्वेशन में आपके पास में क्या था कि अगर आपके पास में कोई यहाँ पर एक सम्मिश्र फलन है W जो एफ जेड इस तरह से है u एक्स वाई। एक बार जल्दी से मैं इसको रिवीजन कर लेता हूं क्विकली ताकि अच्छे से हमें चीजें समझ में आ जाए। आइटा वी एक्स वाई, यहां पर देखो कि u जो है वो वास्तविक आपके पास में पार्ट है यानी वास्तविक भाग है फलन का, और v जो है वो काल्पनिक भाग है। तो कोसी-रीमान समीकरण जो हम पढ़ चुके हैं वो है आपके पास में डेल u अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल वाई। एक तो कथन ये है, एक इक्वेशन ये है कोसी-रीमान इक्वेशन की कि u का अगर मैं x के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन यानी पार्शियल यहाँ पर डेरिवेटिव करूं और v का y के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करूं तो दोनों का बराबर आएगा। और दूसरा आपके पास में है एंड, अगर u का y के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करता हूं मैं और v का x के रिस्पेक्ट में करूं तो मेरे पास में ये ऋणात्मक रूप से एक दूसरे के बराबर होंगे। ये हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। इसके ऊपर जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके वो भी मैं करवा चुका हूं, ठीक है। एक बार अपनी ये पूरा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में हम जो प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस है उसकी हम क्लास रख लेंगे। एक क्लास, दो क्लास, जितने भी कवर होंगे वो सारे क्वेश्चन जो आपके पास में पिछले 5-7 सालों में आए हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, डीएसएसबी में, केवी में, एनवीएस में, उन सबको हम कवर कर लेंगे ताकि कहीं भी कोई कमी नहीं रह जाए अपनी स्टडी में, ठीक है। देखिए, इसको हम अब इसका पोलर फॉर्म स्टडी करते हैं। तो पोलर फॉर्म स्टडी करने के लिए यहां पर मैं अज्यूम कर लेता हूं, जो जैसे कि हमें पता है, लेट अज्यूम कि x जो है इसको मैं ले लेता हूं r कोस थीटा और y इज इक्वल टू r साइन थीटा। ऐसे ही लेते हैं पोलर फॉर्म। जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले ही पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है, 11th का चैप्टर है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक क्लास बना रखी है, तो उसको आप जरूर एक बार देखें। देखिए, x इज इक्वल टू r कोस थीटा और y इज इक्वल टू r साइन थीटा। तो यहां पर देखो, अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो क्या आएगा। देखो, जैसे ये इक्वेशन 1 एक बार इसको कहते हैं और इसको कहते हैं इक्वेशन 2। इसका मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा मेरे पास में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आएगा, और ये आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसमें से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पर आर स्क्वायर। तो ये आ गई आपके पास में इक्वेशन नंबर 3। इसी को देखो हम स्टडी यहां पर करने वाले हैं। देखो, हमने क्या लेके चले हैं, हम x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, याद रखना क्योंकि ये काम में आएगा, और y इज इक्वल टू
आर साइन थीटा। यहां से हमने इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लिया तो मेरे पास में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 थी अपने पास में, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। अब देखो इसका मैं क्या करता हूं, आंशिक अवकलन करता हूं। इस पूरी इक्वेशन का मैं आंशिक अवकलन करता हूं। आंशिक अवकलन, अवकलन, आंशिक अवकलन का मतलब होगा आपके पास में पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव हम इसको करते हैं तो क्या आएगा, देखो पहले यहां पर x के रिस्पेक्ट में करें तो यहां पर आएगा 2x आ जाएगा यहां पर, और इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में 2r, और ये आ जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स। तो यहां से डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या मिल जाएगा मुझे, x अपॉन आर मिल जाएगा। ठीक है, यहां से फिर उसके बाद में अगेन पुनः अगर मैं यहां पर इक्वेशन 2 का अब की बार y के रिस्पेक्ट में, ये किया मैंने x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष हमने अवकलन कर लिया। अब हम y के सापेक्ष करते हैं तो ये आएगा 2y इज इक्वल टू 2r, और ये डेल आर अपॉन डेल वाई आने वाला है। तो यहां से डेल आर अपॉन डेल वाई क्या मिलेगा मुझे, यहां आप देखेंगे y अपॉन आर मिल जाएगा। ये आ जाएगी आपके पास में y के सापेक्ष हमने अवकलन कर लिया। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक आसान सा काम था जो हमने कर लिया है। ओके सॉरी, देखो इसके बाद में देखो इक्वेशन 1 और 2 को हम एक बार डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को यहां पर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो समीकरण 1 यहां पर मैं लिखता हूं, समीकरण 2/1 ऐसे लिखो आप इसको, 2/1, 2 में 1 का भाग दे दें तो क्या मिलता है, देखो यहां पर अपने पास में यहां मिल जाएगा y अपॉन एक्स, और इस साइड आएगा r साइन थीटा, और अपॉन में आ जाएगा मेरे पास में r कोस थीटा। तो ये r और r कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से मिलेगा मेरे पास में tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y अपॉन एक्स, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, यहां से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स, इसको भी याद रखना है। तो यहां से देखो जो मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं इनको एक बार हमें याद रखना है। एक तो टर्म ये वाली, एक टर्म ये है आपके पास में जो डेल आर अपॉन डेल वाई है, इसको हम बाद में रेसिप्रोकल कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी तब। देखो इसके बाद में देखो आगे का पोर्शन देखते हैं, यहां समझते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अब आपके पास में यहां हम स्टडी एक बार वापस चलते हैं स्टार्ट पे। देखो यहां हमने ये जो टर्म थी आपके पास में ये फाइंड आउट हमने कर ली है, ये देखो यहां पर, और डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई फाइंड आउट कर लिया। थीटा हम ऑलरेडी फाइंड आउट यहां पर कर चुके हैं जो tan इनवर्स y अपॉन एक्स है। ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो स्टेप है आपके पास में वो है थीटा। इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, और फिर उसके बाद में यहां पर आपके पास में डेल u अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट करेंगे, और डेल v अपॉन डेल एक्स और y के रिस्पेक्ट में भी फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट आपके पास में यहां पर देखते हैं कि जो हमने थीटा अभी फाइंड आउट किया है वो क्या आया है मेरे पास में, tan इनवर्स y अपॉन एक्स आया है। ठीक है, तो अब थीटा का मैं यहां पर डेल थीटा अपॉन डेल एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं तो क्या आएगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है, 1 अपॉन और 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, इनटू फिर y अपॉन एक्स का भी हम करेंगे तो y तो कांस्टेंट है वो ऐसा कैसा रहेगा, और x का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखो एक एक स्टेप मैं करवा रहा हूं, इसका पर्पज यही है कि आपको एक एक बात जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए। देखो यहां पर आप जब इसका एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इनटू में y अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगी टर्म। क्या आ जाएगा, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स मेरे पास मिल जाएगा, माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक टर्म ये भी आ गई मेरे पास। ओके, वापस देखो पुनः, अब जैसे हमने x के सापेक्ष अवकलन किया है वैसे ही y के सापेक्ष करें तो ये आएगा डेल थीटा अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, वही tan इनवर्स का क्या होगा डेरिवेटिव, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, इनटू फिर उसके बाद में y का कर रहे हैं तो y का 1 हो जाएगा और x का 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से भी इसको एक्स स्क्वायर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स, तो ये एक टर्म x की कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से डेल थीटा अपॉन डेल वाई मेरे पास में क्या आ गया, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये टर्म आ गई है। ओके,
तो ये दो टर्म भी हमें मिल गई। ओके, इसको भी मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ तो हमें पता रहे कि हमें ये टर्म्स जो है वो यूज लेनी है। तो देखो स्टार्ट में चलते हैं, वापस देखते हैं कि ये टर्म जो थी वो हमने यहाँ पर क्विकली सॉल्व कर ली है। कोई डाउट नहीं है, देखो ये वाली टर्म हमें मिल चुकी है। ठीक है, इसको साइन में एक बार और कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए चलते हैं, देखिए यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, जैसे हमने स्टार्ट में लिखा था कि डेल थीटा अपॉन डेल एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, y की जो वैल्यू है अपने पास में, x को हमने क्या कंसीडर किया था, याद होगा आपको, x क्या लिया था हमने r कोस थीटा और y क्या लिया था हमने r साइन थीटा। तो इसकी जगह मान रख दो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आया था अपने पास में, याद होगा आपको, आर स्क्वायर। तो ये मान रखो यहां पर, तो माइनस वाई की जगह मैं क्या लिख दूंगा, माइनस का r साइन थीटा लिख लेते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ये माइनस का साइन थीटा अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसको भी यहां पर कन्वर्ट कर लो, तो x की जगह लिख देते हैं अपन आर कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरे पास में कोस थीटा अपॉन आर। ठीक है, तो ये टर्म भी इसके साथ में इंक्लूडेड है, इसको भी याद रखना है। अब इसके बाद में हमें फाइंड आउट क्या करना है उसको समझो। हमें फाइंड आउट करना है डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स को मैं क्या लिखूंगा, डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन यहां पर डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा और प्लस इंटू डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। देखो यही टर्म है जो हमें फाइंड आउट करनी है। स्टार्ट में देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स को क्या फाइंड आउट करना है, डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक बार नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, जगह की कमी है। चलिए, तो यहां पर डेल यू अपॉन डेल एक्स मुझे फाइंड आउट करना है। मैं फिर से लिख देता हूं, डेल यू अपॉन डेल आर हम लिखेंगे इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा और इंटू में डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। तो डेल यू अपॉन डेल आर की वैल्यू क्या हमने निकाली है, देखो एक बार पीछे जाकर के, डेल यू अपॉन डेल आर की वैल्यू अपने पास में नहीं है, पर अपने पास में यहां पर वैल्यू किसकी है, डेल आर अपॉन डेल यू अपॉन डेल आर को तो हम ऐसा कैसा रहने देते हैं, और डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये है एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन आर, तो इसकी जगह लिख दो एक्स अपॉन आर, फिर प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा की वैल्यू अपने पास है नहीं, वो ऐसा कैसा रहने दो, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमने अभी निकाली है, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या निकाली है, माइनस साइन थीटा अपॉन आर, ये लिख लो आप यहां पर। तो इसकी जगह हम लिख लेंगे माइनस का साइन थीटा अपॉन आर, ये निकाली है ना, एक बार फिर से देखो, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, हाँ डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमने निकाली है माइनस का साइन थीटा अपॉन आर, यही निकाली है। तो इसको एक बार और ठीक ठाक करके लिख लेते हैं और डेल यू अपॉन डेल एक्स आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास में एक्स, इसमें से 1 अपॉन आर मैं कॉमन ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा मेरे पास में डेल यू अपॉन डेल आर माइनस का डेल यू अपॉन डेल थीटा, एक्स इसके साथ में है, यहां लिख देते हैं इस एक्स को, और ये है साइन थीटा। इसको दे देते हैं, समीकरण कितनी हो गई अपनी, 3 हो गई ना, समीकरण 3 हो गई, तो इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब ऐसे ही मैं डेल यू अपॉन डेल वाई निकालता हूं, तो डेल यू अपॉन डेल वाई क्या आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन सॉरी डेल आर लिखेंगे पहले, डेल आर और डेल आर अपॉन डेल वाई। ओके, फिर प्लस में डेल यू अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा अपॉन डेल वाई, ये हमें निकालना है। तो डेल यू अपॉन डेल आर तो ऐसा कैसा, और फिर डेल आर अपॉन डेल वाई, तो डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू हमने क्या निकाली है, वाई अपॉन आर, तो यहां रखोगे आप इसमें वाई अपॉन आर, फिर प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा ऐसा कैसा इंटू डेल थीटा अपॉन डेल वाई। तो डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू ये रही जो हमने निकाली है, वो क्या है, कोस थीटा बाय आर, तो इसकी जगह रख दो कोस थीटा बटे आर। तो इसमें से भी क्या करें, 1 अपॉन आर कॉमन ले लेते हैं और ये डेल यू अपॉन डेल वाई है, और अंदर आ जाएगा आपके पास में y डेल यू अपॉन डेल आर और प्लस का डेल यू अपॉन डेल थीटा इंटू कोस थीटा आ जाएगा। इसको देते हैं समीकरण नंबर 5। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यानी डेल यू का हमने x के रिस्पेक्ट में भी कर लिया और y के रिस्पेक्ट में भी। अब इसी तरह से v का हम डेरिवेटिव करेंगे x के और y के रिस्पेक्ट में। तो ये हमें एक बार इसको हम ब्रैकेट में एक बॉक्स में लिख लेते हैं, हमें ये याद रखना है क्योंकि जब हम कोसी रीमान समीकरण लेंगे तो उसमें हम इसको मान को ले जाके रखेंगे। ठीक है, तो पोलर फॉर्म में आपके पास में आ जाएगा। आगे चलते हैं, देखो अब हम लेते हैं अगली स्टेप डेल वी अपॉन डेल एक्स।
तो डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगी मेरे पास में, डेल वी अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स, फिर प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा अपॉन डेल यहां पर एक्स। तो देखिए डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल आर तो ऐसा कैसा, और डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये रही, एक्स अपॉन आर है तो इसमें रख दो ऐसा कैसा एक्स अपॉन आर, फिर प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा ऐसा कैसा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या निकाली हमने, माइनस साइन थीटा बाय आर, तो वो इसमें रखो माइनस का साइन थीटा बाय आर। तो इसमें से भी क्या करेंगे, 1 अपॉन आर कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा मेरे पास में यहाँ पर एक्स डेल वी अपॉन डेल आर, और फिर माइनस का यहाँ पर आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल थीटा साइन थीटा, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ डेल वी अपॉन डेल आर, एक बार फिर से लिख लेता हूँ सेट करके थोड़ा सा, और ये आ जाएगा मेरे पास में एक्स डेल वी अपॉन डेल आर माइनस का डेल वी अपॉन डेल थीटा, और साथ में है आपका साइन थीटा। तो ये एक टर्म और आ गई है मेरे पास में, समीकरण कितनी हो गई, 4 5 हो गई, तो ये आ जाएगी 6 नंबर, कितनी हो गई 5 हो गई ना, तो ये आ जाएगा 6 नंबर। ओके, तो अब ऐसे ही मैं यहाँ पर डेल वी अपॉन डेल वाई भी फाइंड आउट करेंगे, तो डेल वी अपॉन डेल आर डॉट डेल आर अपॉन डेल वाई, फिर प्लस का डेल वी अपॉन डेल थीटा इनटू में है आपके पास में डेल थीटा अपॉन डेल वाई। तो यहाँ से डेल वी अपॉन डेल आर तो ऐसा कैसा, और इनटू में डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है, देखो ये डेल आर अपॉन डेल वाई वाई अपॉन आर है, तो इसकी जगह रख दो वाई अपॉन आर, फिर प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा, और डेल थीटा अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो ये रही, यहाँ पर है कोस थीटा बाय आर, तो कोस थीटा बाय आर यहाँ पर रखेंगे कोस थीटा बाय आर। तो यहाँ से आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, इसमें से वापस से कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर रह जाएगा मेरे पास में वाई डेल वी अपॉन डेल आर, फिर प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा इंटू कोस थीटा आ जाएगा, और ये आ जाएगा समीकरण नंबर 7। अब देखो क्या करना है, यहां तक आपने सिर्फ अवकलन किया है, सिंपली कुछ भी नया काम नहीं किया, सिर्फ अवकलन करके हमने यहां पर वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, ये देखो ये सिर्फ मैंने यहां पर अवकलन किया, अवकलन करने के बाद में मैंने यहां पर सिर्फ जो मान थे वो रख दिए और अवकलन करके वैल्यू निकाल ली। अब देखो इसका एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है तो बताओ। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कोई डाउट है तो मुझे बता दो आप। ओके, अब देखो स्टार्ट में चलते हैं, ये चारों इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली, ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख रखी है, पर आपको मैंने डिटेल से करवा दी है। ठीक है, यहाँ पर बुक में भी आप देखोगे तो डायरेक्ट ही लिखी हुई है, कई बुक्स में भी, मगर मैंने यहाँ पर आपको डिटेल से करवा दी है ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, समझने में। तो ये चारों इक्वेशन हमने यहाँ पर निकाल ली है। ठीक है, अब देखो इन चारों इक्वेशंस में हम क्या करेंगे, इक्वली पुट कर लेंगे। इक्वली कैसे पुट करेंगे वो समझो, कि जैसे अपने पास में, अब देखो सीआर पे चलते हैं, सीआर इक्वेशन यानी कोशी रीमान समीकरण, कोशी रीमान समीकरण। तो कोशी रीमान समीकरण का जो रूप है उसको देखो, कोशी रीमान समीकरण क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, एक तो ये है। दूसरा रूप जो है इसका है वो है डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, ही है। इसमें जो मान अभी हमने निकाले हैं वो रख देंगे। ठीक है, और वो मान जब हम इसमें रखेंगे तो अपने पास में ये समीकरण प्राप्त होगी। देखो ये रही, यानी ये दोनों समीकरण हैं, जब हम इसमें मान रखेंगे कि डेल यू अपॉन डेल एक्स और इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, एक तो ये है, और एक है डेल यू अपॉन डेल वाई जो अभी मैंने लिखा है, और माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसमें जब वो समीकरण जो हमने निकाली है, यानी समीकरण कौन कौन सी समीकरण थी अपने पास में, 4 5 6 और 7 से मान रखने पर, तो जब हम यहां पर मान रखेंगे समीकरण 4 5 6 और 7 से, यहां पर जब इसमें मान रखेंगे तो अपने पास में ये समीकरण प्राप्त होगी, जो आपको सीधे ही याद रखनी है। जैसे हमने कोशी रीमान समीकरण को याद रखा हुआ है, वैसे ही पोलर फॉर्म को भी याद रखेंगे। ठीक है, एक बार मैं इसको डायरेक्ट ही लिख देता हूं, क्योंकि मैं पूरे डिटेल से वैसे भी करवा चुका हूं, तो मुझे नहीं लगता अब इसकी ज़्यादा ज़रूरत है।
ओके, फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। चलो इतना ही आपके पास में, डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, एक ये याद रखना है, और डेल यू अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर। ये दोनों पोलर फॉर्म है जो आपको याद रखने हैं। ये दोनों आपके पास में क्या है, पोलर फॉर्म है, ठीक है, कोसी रीमान के पोलर फॉर्म है, ये हमें याद रख लेने दोनों। ये दोनों हमें जिस तरह से देखो, ये हमने समीकरण CR याद रखी हुई है कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है, जिस तरह से हमें कार्तीय रूप में कार्टेशियन फॉर्म में हमने याद रखी है, उसी तरह से पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीय रूप में भी हमें इनको क्या कर लेना है, यानी ध्रुवीय रूप में भी हमें इनको याद रख लेना है। डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, और डेल यू अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस का आर और डेल वी अपॉन डेल थीटा डेल आर। ये आपको याद रख लेनी है, ठीक है। इतना काम आपका कंप्लीट हो गया पोलर फॉर्म में, ठीक है, कि अगर आपके पास में क्वेश्चन में पोलर फॉर्म आ रखी है तो पोलर फॉर्म में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसकी जगह आप जो आपके पास में है LHS और RHS उसको आप रखोगे, पुट करोगे, और अगर कार्टेशियन फॉर्म यानी कार्तीय रूप में है तो उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जब आएगा तो हम इसको डिटेल से देख लेंगे। अब एक बार वो टॉपिक एक और छोटा सा इसको भी कवर करते चलते हैं, फिर एक बार ये 2 टॉपिक और बचे हुए हैं, 2-3 टॉपिक। एक ही आपका W का ध्रुवीय रूप में अवकलज है, ये देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। फिर परसंवादी फलन यानी हार्मोनिक फंक्शन है, उसको देख लेते हैं, और फिर इसका एक एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं। ये टॉपिक कवर करने के बाद में आपके पास में एक साथ ही सारे क्वेश्चन ले लेंगे, उनको कवर कर लेंगे। तो एक आपको ये याद रखना है, देखो ये छोटा सा मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, W का ध्रुवीय रूप में, W का ध्रुवीय रूप में अवकलज, ये आपको याद रखना है। देखो ये सीधा ही फॉर्मूला है जो डेल DW अपॉन DZ इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा, और इसके साथ में डेल W अपॉन डेल आर, और ये इसके भी बराबर होता है आपके पास में माइनस का आयटा अपॉन आर, और ये है कोस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा, और इनटू में इसके साथ है डेल W अपॉन डेल थीटा। ये याद रख लेना है आपको। ये देखो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है इसको अच्छे से, इसको आपको याद रखना है, बस इतना ही, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रख लेना है, ठीक है। इसके बाद में देखो अब हम आगे एक टॉपिक है अपना जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर चलते हैं, वो है प्रसंवादी फलन यानी हार्मोनिक फंक्शन। प्रसंवादी फलन, प्रसंवादी फलन यानी यहाँ पर आपके पास है हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन देखो इसको क्या है, ये इसको समझते हैं। डेफिनेशन देखो मैंने यहाँ पर लिखवा रखी है कि अगर क्षेत्र D में परिभाषित वास्तविक फलन का मान u(x,y) प्रसंवादी फलन कहलाता है यदि वह और उसके प्रथम 2 कोटि के आंशिक अवकलज सतत हो और लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करे। तो 2 बातें हैं, इन दोनों बातों को हम समझते हैं यहाँ पर। एक बात तो ये है, देखो यहाँ पर 2 बातें हैं, इन दोनों को हम समझते हैं और स्टडी करते हैं। पहली बात क्या है यहाँ पर, अगर कोई मान लो आपके पास में एक क्षेत्र D है, क्षेत्र D का मतलब यहाँ पर प्रांत भी कह सकते हैं इसको, प्रांत या क्षेत्र D में कोई परिमित फलन आपके पास में और वास्तविक भाग है, कोई परिमित फलन का वास्तविक भाग u(x,y) है। u(x,y) के यानी आपके पास में u(x,y) के आंशिक अवकलज क्या होने चाहिए, सतत होने चाहिए, आंशिक अवकलज सतत हो और लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करे। लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करे। ये लाप्लास समीकरण क्या है इसको समझ लो पहले, समीकरण को संतुष्ट करे। तो लाप्लास समीकरण क्या है इसको समझते हैं पहले। लाप्लास समीकरण, लाप्लास समीकरण का मतलब होता है आपके पास में कि u जो आपके पास में xy था, आपके पास में वास्तविक भाग था, इस वास्तविक भाग का यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय अवकलज, द्वितीय अवकलज यानी डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। यही है, देखो मैंने यहां पर लिख रखा है डेल u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको संतुष्ट करे, इज इक्वल टू 0। इसको अगर ये संतुष्ट कर रहा है तो ये लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है। डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये आपको समझना है, इजी है, आई थिंक कोई इशू नहीं है, आराम से हम इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, बस ये समीकरण याद रखना आप।
ठीक है, ये जो लाप्लास समीकरण है इसको आपको अच्छे से याद रख लेना, इसमें आप कमी मत रखना, इसको याद रख लेना भाई, ठीक है। तो एक परसंवादी फलन क्या होगा आपके पास में, परसंवादी फलन वो होगा जिसमें एक क्षेत्र D में वास्तविक भाग फलन का u x y सतत हो, उसके आंशिक अवकलज क्या हो, द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज सतत हो और लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करे। लाप्लास समीकरण क्या है, यहाँ पर हम देख चुके हैं। लाप्लास समीकरण आपके पास में ये है, याद रखना है, यानी द्वितीय कोटि अवकलज जो है उन x के सापेक्ष और y के सापेक्ष उन दोनों का योग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बस ये याद रखने वाली बात है। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। देखो क्वेश्चन है आपके पास में, वास्तविक मान फलन u x y के लिए लाप्लास समीकरण है, अभी हमने पढ़ी है लाप्लास समीकरण, तो कौन सी है इसमें से, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0, ये तो नहीं है बिल्कुल, द्वितीय कोटि की बात हो रही है। डेल यू अपॉन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये आपके पास में लाप्लास समीकरण है, इसको याद रखना है। और ये है क्या, ये नहीं है, माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, ये ध्यान रखना। देखो क्लोज ऑप्शन आते हैं, ये भी नहीं है, यहाँ पर सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी एक बार ही डेरिवेटिव हो रहा है, जबकि यहाँ पर है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये ध्यान रखना है। तो लाप्लास समीकरण का जो आपके पास में है लाप्लास समीकरण जो है लाप्लास या लाप्लाशियन इक्वेशन, इसका जो आपके पास में रूप है वो आपको याद रखना है। द्वितीय कोटि अवकलज है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको याद रख लेना है भाई, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सी चीजें हैं। इसके बाद में देखो आगे चलते हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अब ये जो टॉपिक है ये इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम कवर करते हुए चलेंगे। देखो क्या है, प्रसंवादी संयुग्मी ज्ञात करने के लिए कोशी-रीमान समीकरण के अनुप्रयोग, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझेंगे। देखो अनुप्रयोग क्या है, इसमें एक प्रमेय है जिसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। क्या है प्रमेय, कि एक z आपके पास में फंक्शन होता है z, यानी इसको मैं ऐसे w भी लिख सकते हैं, सम्मिश्र फलन है fz, और fz के बाद क्या होता है आपके पास में u x y प्लस आइटा v x y। इसमें देखो दो भाग होते हैं, मैं स्टार्ट से बता रहा हूं शुरू से ही, कि ये आपका है रियल पार्ट ऑफ fz है, यानी ये वास्तविक भाग है फलन का, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ fz है, यानी ये जो है आपके पास में एक काल्पनिक भाग है, यानी एक वास्तविक भाग है और एक काल्पनिक भाग है। तो विश्लेषिक फलन हो, ये क्या हो आपके पास में, क्या होना चाहिए, विश्लेषिक फलन होना चाहिए। विश्लेषिक फलन क्या होता है, इसको हम डिटेल से कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, तो आपने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो जरूर जाके देखें उसको, ताकि चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं। फिर उसके बाद में देखो, जहां दोनों u एक्स वाई वी एक्स वाई संयुग्मी है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या होंगे, यहाँ पर संयुग्मी होंगे। संयुग्मी फलन है। संयुग्मी फलन क्या होता है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, पहले एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करते चलते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। कॉन्जुगेट फंक्शन, संयुग्मी फलन क्या होता है, देखो एक बार मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे z मान लो मेरे पास में, जैसे हमने 11th क्लास का जो चैप्टर अपना सम्मिश्र संख्या, उसमें हमने इसको अच्छे से कवर किया था, याद होगा आपको, कि x प्लस आइटा वाई जैसे मेरे पास में अगर कोई फलन हो, ठीक है, तो इसका संयुग्मी क्या होता है, x बार से हम इसको लिखते हैं, और ये होता है x माइनस आइटा वाई, ये होता है, ठीक है। चलो एक बार इसको इतना ही रखते हैं, और आपको अगर डिटेल से इसको देखना है तो इसकी क्लास में ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो आप उसको जरूर देखें। 11th क्लास का चैप्टर है आपका सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसमें आगे चलते हैं। देखो इसमें से एक फलन u x y दिया हुआ है, इसमें से एक फलन जो आपके पास वास्तविक भाग है वो आपको दिया गया है, दूसरा भाग हमें याद करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक प्रमेय का जो ये कथन है वो आपको याद रखना है, और मोस्ट इंपोर्टेंटली ये जो आपको याद रखना है, जिसको मैं अभी ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं, देखो बॉक्स में बंद कर रहा हूं, ये आपको याद रखना है कि dv इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स dx और प्लस का डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई। इसकी हेल्प से कैसे ज्ञात करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो CR इक्वेशन जो हम पढ़ चुके हैं यहां पर है, तो ये CR इक्वेशन का ही अनुप्रयोग है, समीकरण उसी का एप्लीकेशन है। तो CR इक्वेशन क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू होता है डेल वी अपॉन डेल वाई, ये होता है एक पार्ट, तो ये होता है इसका। एक भाग क्या आता है आपके पास में, डेल यू अपॉन डेल वाई, यानी u का y के सापेक्ष अगर आंशिक अवकलन करें और v का x के सापेक्ष करें तो वो क्या होते हैं, ऋणात्मक रूप से एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहां पर देखो
कि जैसे मैंने डेल वी लिया है उसमें डेल वी अपॉन डेल एक्स है, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स को आप इसको रिप्लेस कर दो इससे, यानी इसकी जगह प्रतिस्थापित कर दो, किससे, जो सीआर समीकरण है उससे प्रतिस्थापित कर दो। तो सीआर समीकरण से प्रतिस्थापित करेंगे तो ये डेल यू अपॉन डेल वाई आ जाएगा इसकी जगह, और डी एक्स ऐसा कैसा, प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई को भी प्रतिस्थापित कर दो तो u में आ जाएगा आपके पास में, ठीक है, x आ जाएगा और ये आ जाएगा dy। ये देखो मैंने क्या किया यहां पर, इस CR समीकरण से इसको प्रतिस्थापित कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, ये u में कन्वर्ट हो गई, u हमें दिया गया है, ये ऑलरेडी देखो यहां पर मेंशन है कि u जो फलन है वो यहां पर दिया गया है, तो u का हम आंशिक अवकलन x और y के सापेक्ष निकाल लेंगे, फिर इसके अंदर इसको क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे और फिर इसका समाकलन कर देंगे, ठीक है। फिर ये जो आई है आपके पास में, इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे तो v आ जाएगा, अपने आप पता ही है अपने को समाकलन करते हैं तो dv का जब समाकलन करेंगे तो v आ जाएगा। इस पे क्वेश्चन करते हैं, देखो आपको समझ आएगा बहुत आसानी से। नेक्स्ट चलते हैं, देखो हाँ ये देखो आ गया क्वेश्चन है, इसको देखो क्या है आपके पास में, एक फलन दे रखा है u एफ एक्स वाई है, एक्स क्यूब माइनस का 3xy स्क्वायर है, प्रसंवादी फलन है क्या, प्रसंवादी फलन संयुग्मी, सॉरी इसका संयुग्मी हमें ज्ञात करना है। तो संयुग्मी ज्ञात करने के लिए आपको u दे रखा है, u दे रखा है आपके पास में और v हमें ज्ञात करना है, ये समझो पहले। यानी जब भी आपके पास में एक फलन होता है एफ जेड, उसके दो भाग होते हैं, एक भाग होता है वास्तविक भाग और एक होता है इस तरह से काल्पनिक भाग। तो u हमें दिया गया है, u क्या दे रखा है, वो है एक्स क्यूब माइनस का 3xy स्क्वायर, ये आपको दिया गया है, यानी ये गिवन है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। अब इसका x के सापेक्ष हम क्या करते हैं, आंशिक अवकलन करते हैं, तो डेल u अपॉन डेल x क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 3y स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका y के सापेक्ष भी कर लेते हैं, y के सापेक्ष करेंगे तो ये 0 आ जाएगा और ये माइनस का 6xy आ जाएगा। तो x के सापेक्ष और y के सापेक्ष मैंने क्या कर लिया, इसका आंशिक अवकलन कर लिया, ठीक है। यहां लिख दूं क्या, x व y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। तो नोट्स मेरे साथ बनाते चलें आप, देखो मैंने आप वैसे ही नोट्स बना रखे हैं और आप लोग जो टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं वहां पर मैं इसको नोट्स की पीडीएफ जो है वो सेंड कर दूंगा, तो आप अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप उससे भी जुड़ जाइए। देखिए अब आपके पास में इसका जो हमें संयुग्मी ज्ञात करना है, उसके लिए अभी जो सूत्र हमने लिखा था उसको आप देखो क्या था, डेल वी जो थ्योरम का स्टेटमेंट था वो क्या था, डी वी इज इक्वल टू था डेल वी अपॉन, देखो ये अभी बताता हूं मैं आपको, ये था देखो याद होगा आपको, डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स आ जाएगा, और यहां पर डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई और डी वाई। तो अब सीआर समीकरण से इसको हम प्रतिस्थापित करते हैं, सीआर इक्वेशन में क्या था, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई था एक तो, और एक होता है डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो इसको पहले तो प्रतिस्थापित करो, यानी सीआर से इसको क्या करेंगे, यहां पर प्रतिस्थापित करते हैं, तो क्या आएगा देखो, dv इज इक्वल टू आ जाएगा, इसकी जगह लिख देता हूं मैं माइनस का डेल u अपॉन डेल वाई आ जाएगा dx, और फिर प्लस डेल v अपॉन डेल वाई की जगह क्या आ जाएगा, डेल u अपॉन डेल x आ जाएगा और ये dy आ जाएगा। तो मैंने इसको प्रतिस्थापित कर दिया। अब प्रतिस्थापित करने के बाद में जो हमने डेल u अपॉन डेल x यानी u का x के सापेक्ष जो अवकलज निकाला है और u का y के सापेक्ष जो अवकलज निकाला है, इन दोनों के मान इसमें रख देंगे और फिर इसका समाकलन करेंगे। चलिए देखते हैं, देखो आपके पास क्या आया है, यहां पर dv इज इक्वल टू आया है माइनस का डेल u अपॉन डेल, क्या लिख दिया मैंने, डेल y, ठीक है, डेल y और ये dx था, और फिर प्लस का था मेरे पास में डेल u अपॉन यहाँ पर डेल x और डेल x था, और साथ में था dy, ठीक है। तो अब इनके मान देखो, अभी जो हमने निकाले हैं डेल u अपॉन डेल y का मान क्या निकाला है, देखो अभी पीछे जाकर के इसका निकाला है माइनस का 6xy, इसका मान हमने निकाला है माइनस का 6xy, और डेल u अपॉन डेल x यानी x के सापेक्ष अवकलज करके मान क्या निकाला था, 3x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकाला है हमने 3x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर, ये मान इसके अंदर रख दो, तो dv इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में, ये माइनस ऑलरेडी है और यहाँ भी माइनस है तो मैं इसको सीधा ही लिख देता हूँ, प्लस का xy आ जाएगा dx आ जाएगा,
फिर इसकी जगह रख दो ये वाला और इसमें से 3 कॉमन ले लो, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई आ गया। ठीक है, अब देखो क्या करने वाले हैं, अब यहां पर हम इसका समाकलन कर देंगे। ठीक है, आंशिक समाकलन, तो यहां पर dv आ जाएगा। इसमें देखो x के सापेक्ष हो रहा है, तो जो बची हुई टर्म है उसको हम कांस्टेंट मान के बाहर ले लेंगे, तो ये x dx आ जाएगा प्लस 3 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और dy। समाकलन करोगे तो ये तो v आ जाएगा, ये 6y ऐसा कैसा आ जाएगा और इसका आ जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा प्लस 3, और यहां पर क्या आ जाएगा जब इसका समाकलन हम करने वाले हैं, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा और माइनस का वाई क्यूब बाय 3 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, इसको आप ठीक ठाक करके लिख लेना। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको काफी हद तक चीजें कि किस तरह से हम इसका प्रयोग करके इसका v हमने यहाँ पर यानी इसका संयोग भी हमने ज्ञात कर लिया। अब चलते हैं अगली थ्योरम की तरफ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, यदि किसी प्रांत में प्रसंवादी फलन u और v कोसी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो एफ जेड यू प्लस आइटा वी उस प्रांत में विश्लेषिक फलन होता है। ये याद रखना है कि अगर कोई फलन आपके पास में एफ जेड है, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी है, उस प्रांत में यानी कोई प्रांत डी ले लेते हैं, इस प्रांत में ये क्या करते हैं, प्रांत में अगर कोसी-रीमान समीकरण को संतुष्ट प्रसंवादी फलन, और प्रसंवादी फलन भी है, कोसी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो ये एक विश्लेषिक फलन होगा। ठीक है, जिसको हम डिटेल से कर चुके हैं। तो अब इस पे एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, देखो छोटा सा, और उसको करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं जो इस तरह से आपको दे रखा है कि सिद्ध करो, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, एक क्वेश्चन है मेरे पास, बुक का ही ले रहा हूं मैं, और ये आपको दे रखा है u इज इक्वल टू कोस एक्स और कोस हाइपरबोलिक y, ये आपको दे रखा है, एक प्रसंवादी फलन है, एक प्रसंवादी फलन है। इसको सिद्ध करते हैं, देखो यहां इसको प्रूव करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा, देखो यहां पर u आपको दे रखा है और प्रसंवादी फलन है, तो इसका मतलब ये लाप्लास समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। u अगर प्रसंवादी फलन है, प्रसंवादी फलन है, तब लाप्लास समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करेगा, लाप्लास समीकरण को ये संतुष्ट करेगा। और लाप्लास समीकरण क्या थी, हम पढ़ चुके हैं, क्या है आपके पास में, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको संतुष्ट करेगा। तो u यहां पर क्या दे रखा है, कोस x और कोस हाइपरबोलिक y, इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, क्या आएगा यहां पर, कोस x का क्या होता है, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लेंगे, और कोस x का आ जाएगा माइनस का साइन x और कोस हाइपरबोलिक y, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में डेल u अपॉन डेल y, इसका y के सापेक्ष करेंगे तो कोस x ऐसा कैसा आ जाएगा और इसका साइन हाइपरबोलिक y आ जाएगा। ठीक है, तो यहां एक बार आंशिक अवकलन हमने कर लिया, अब दूसरी बार भी करना पड़ेगा, तो वापस करते हैं इसका डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एक बार और पुनः इसका आंशिक अवकलन करेंगे, तो अब की बार देखो कोस एक्स आ जाएगा मेरे पास में यहाँ पर, तो यह आ जाएगा माइनस का साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा, और कोस हाइपरबोलिक वाई ऐसा कैसा रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है वाई की टर्म। इसका भी हम करेंगे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर वाई के सापेक्ष, तो यहां पर कोस एक्स तो ऐसा कैसा कांस्टेंट है और साइन एक्स का हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक वाई। अब ये समीकरण 1 आ गई, ये समीकरण 2 आ गई, इन दोनों को ऐड कर दो, 1 प्लस 2, दोनों को ऐड करोगे तो देखो ये दिख रहा है आपको, एक माइनस की टर्म और एक प्लस की टर्म है, तो अपने आप ही क्या आ जाएगी, ये 0 आ जाएगा। तो डेल स्क्वायर एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, हैंड्स प्रूव। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था कि जो दिया गया फलन है वो प्रसंवादी फलन है या नहीं है। तो अगर वो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है तो वो निश्चित रूप से प्रसंवादी फलन होगा, अगर वो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। चलिए आगे चलते हैं, एक और ले लूं क्या क्वेश्चन, एक और ले लें क्वेश्चन, तो खूब सारे हैं। देखिए एक और लेते हैं, क्वेश्चन है मेरे पास में, एक क्वेश्चन है आपके पास में, सिद्ध करो कि एक फलन है u एक्स वाई है,
और इज इक्वल टू दे रखा है आपको 1/2 log और ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से आपको दे रखा है। प्रसंवादी फलन है, पहले तो ये सिद्ध करना है कि ये प्रसंवादी फलन है, प्रसंवादी फलन यानी हार्मोनिक फंक्शन है, ये सिद्ध करना है और फिर उसका आपको यहां पर संयुग्मी भी ज्ञात करना है। ठीक है, प्रसंवादी फलन है ये आपको ज्ञात करना है और ये दे रखा है आगे। अच्छा ठीक है, फिर कोई नहीं, चलो मेंशन कर ही रखा है तो फिर क्यों एक्स्ट्रा लिखें। तो ये देखो प्रसंवादी फलन है और फिर उसका संयुग्मी भी ज्ञात कर रखा है, ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले वही करेंगे, अगर ये प्रसंवादी फलन है तो क्या होगा, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो लाप्लास समीकरण क्या है, बार बार लिख रहा हूं मैं, लिखने का पर्पज सिर्फ एक ही है कि आपको याद हो जाए, रट जाए एकदम से। ठीक है, आप भी नोट्स जब बनाओ तो इसको बार बार लिखना है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, जब आप 10 क्वेश्चन को में लिखोगे, 10 बार लिखोगे तो याद हो जाएगी, फिर गलती नहीं होगी एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में वैसे ही बहुत प्रेशर होता है। ठीक है, तो पता ही नहीं चलता, कई बार हम प्लस की जगह माइनस कर देते हैं और आंसर गलत आ जाता है और ऑप्शन भी बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो लाप्लास समीकरण क्या है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जो आपको u दे रखा है यहां पर, ये वाली टर्म, इसका हमें क्या करना है, आंशिक अवकलन हम इसका करके चलते हैं। तो देखो क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक बार फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, प्रथम अवकलज करते हैं, तो क्या आएगा 1/2 ऐसा कैसा, log x का क्या होगा 1/x होगा, तो ये आ जाएगा 1/x और x की जगह यहां पर ये टर्म है और x के सापेक्ष कर रहे हैं तो 2x आ जाएगा, y का 0 हो जाएगा। तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x अपॉन आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां पर इसका y के सापेक्ष करेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई, y के सापेक्ष करेंगे तो 1/2 ऐसा कैसा और log का वही होगा x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और इनटू में आ जाएगा 2y आ जाएगा आपकी बार। तो ये 2 वापस कैंसिल आउट, तो ये y अपॉन आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आसान सी बात है। इसको समीकरण 1 दे देते हैं और इसको समीकरण 2 दे देते हैं, दोनों ही काम में आएगी जब हम इसका संयुग्मी ज्ञात करेंगे। देखिए अब मैं इसको पुनः हम द्वितीय कोटि अवकलज करते हैं यहां पर। तो पुनः जब द्वितीय कोटि अवकलज करेंगे तो यह आएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, क्या आएगा इसका u अपॉन वी से करेंगे। u अपॉन वी हमने पढ़ा है, u अपॉन वी से कैसे करते हैं, v को ऐसा कैसा रख लेते हैं, u का अवकलन करेंगे 1 आ जाएगा, फिर माइनस अब की बार हम u को ऐसा कैसा रखेंगे और इसका करेंगे तो यह आ जाएगा 2x और अपोन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सरल करते हैं, तो यहाँ 2x स्क्वायर है तो ये ऊपर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देते हैं समीकरण नंबर 3। इसके बाद में देखो आगे, इसका भी हम द्वितीय कोटि अवकलज करते हैं, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा कैसा, इसका करेंगे आप यहाँ पर तो 1 आ जाएगा y के सापेक्ष माइनस अब की बार y ऐसा कैसा, इसका करेंगे तो 2y आ जाएगा और अपोन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर आ जाएगा और अपोन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। इन दोनों को ऐड कर देंगे, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो यहां आप देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, इस टर्म को माइनस इसमें से कॉमन ले लूं तो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगी और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लेते हैं इसको। ठीक है, समीकरण 4। अब देखो माइनस यहां पर है और ये दोनों टर्म क्या हो रही है, प्लस माइनस में आ रही है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी और 0 आ जाएगा। तो ये सिद्ध हो गया आपके पास में, हैंस प्रूव्ड थी सिद्धम, कि दोनों आपके पास में समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर क्या हो गया, जब समीकरण 3 और 4 को जब आपने जोड़ा तो ये लाप्लास समीकरण को संतुष्ट कर रही है और सेटिस्फाई कर रही है, तो इसलिए ये प्रसंवादी फलन है। ये तो हो गया सिद्ध आपके पास। अब इसके बाद में हम इसको करते हैं यहां पर, अब हमें ज्ञात करना है इसका संयुग्मी ज्ञात करना है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स जो हमने निकाला है वो क्या था आपके पास, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाला है हमने, और डेल यू अपॉन डेल वाई जो हमने निकाला है वो था वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक बार देख लेता हूं यही निकाला है क्या, हाँ, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये समीकरण 1 और 2 से वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो अब आपके पास में जो प्रमेय है वो क्या है, dv इज इक्वल टू क्या है, डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स है
प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई है। तो अब हमें हमारे पास में जो सी आर समीकरण है, सी आर इक्वेशन, उसकी हेल्प से इसको रिप्लेस करेंगे, जो पहले भी मैं बता चुका हूं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या होता है, माइनस यहां पर डेल वी अपॉन डेल वाई होता है, और दूसरा कथन क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल वाई। तो इससे इसको क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे, तो क्या आएगा, डीवी इज इक्वल टू माइनस का, यहां पर आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई डी एक्स, और यहां पर आ जाएगा आपके पास में प्लस का, यह आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स और डी वाई, ये टर्म आ जाएगी। तो डीवी इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा माइनस, और इसकी जगह डेल यू अपॉन डेल वाई जो आपने निकाला है, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रख दो डी एक्स, और फिर प्लस इसकी जगह रख दो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई, ये टर्म रख दो। अब इसका क्या करोगे आप, समाकलन कर दो भैया, बस खत्म। तो समाकलन आप खुद ही कर दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कर देना, और कमेंट में मुझे बताना कि आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा। अगर गलत आ रहा है, नहीं हुआ है, तो मैं करवा दूंगा, चिंता ही कोई बात नहीं है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर मैं टेलीग्राम जो अपनी फैमिली है वो उस पर मैं आपको सेंड कर दूंगा इसका सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक टॉपिक और है वो भी मुझे कवर करना है। देखो अगला टॉपिक है जो आपके पास में इंपॉर्टेंट है, और खासकर फर्स्ट ग्रेड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए अगला अपना टॉपिक है जिसे हम कहते हैं कन्फॉर्मल मैपिंग। कन्फॉर्मल मैपिंग, कन्फॉर्मल मैपिंग क्या है इसको समझते हैं। कन्फॉर्मल मैपिंग यानी अनुकोण प्रतिचित्रण, हिंदी में इसको कहेंगे हम अनुकोण प्रतिचित्रण। देखो क्या है, इसको समझो। माना आपके पास में एक W एक फलन है, आपके पास में सम्मिश्र फलन है एफ जेड यू प्लस आइटा वी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ प्रांत डी में जेड समतल और W समतल के उन बिंदुओं के मध्य एक समीकरण से परिभाषित संबंधित हो तो इसे मैपिंग कहते हैं। इन दोनों के समतलों में संगत बिंदुओं के समुच्चयों को एक दूसरे में प्रतिबिंब यानी इमेज कहते हैं। देखो क्या होगा इसमें, कन्फॉर्मल मैपिंग ये होती है कि जब आपके पास में एक दो प्लान है, आपके पास में दो समतल है, एक जेड समतल है और एक है आपके पास में यहाँ पर एक जेड समतल और एक डब्ल्यू समतल है। इन दोनों यहाँ पर बिंदु स्थित हैं, और इन दोनों में अगर यहाँ पर मैपिंग के अंदर मैग्नीट्यूड यानी एंगल का, जो आपके पास में कोई भी एंगल है, एंगल मतलब कोण, कोण का कोण मान लो कोई भी थीटा कोण है, और वो उसका जो मैग्नीट्यूड है आपके पास में यानी परिमाण है वो अगर सेम रहे, मैग्नीट्यूड आपका क्या रहे, सेम रहे, और इसकी डायरेक्शन भी सेम रहे, डायरेक्शन भी क्या रहे, सेम रहे। इसका मतलब यह है कि जो परिमाण है, परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा दोनों क्या रहे आपके पास में, सेम रहे, परिमाण और दिशा दोनों यहां पर सेम रहे, तो उसको हम कहते हैं कन्फॉर्मल मैपिंग। और यदि परिमाण जो है यानी मैग्नीट्यूड तो सेम है, यदि जो आपके पास में मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो क्या रहे, सेम रहे, बट दिशा यानी डायरेक्शन जो आपके पास है वो अपोजिट हो जाए, डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, ठीक है, डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, विलोम हो जाए, विपरीत हो जाए, तो इसको हम कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं आइसोगोनल। ये भी हम पढ़ेंगे। अब देखो सेकंड ग्रेड तक तो इतना बहुत है, जैसे ये मैंने करवा दिया, इतना बहुत है सेकंड ग्रेड के सिलेबस में तो, पर फर्स्ट ग्रेड में इसके लिए 2 क्लासें और एक्स्ट्रा होंगी, तो वो मैं और करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो ये छोटी सी बात है, इसको याद रखना है आपको। इसके देखो मैंने यहां पर कर रखा है कि प्रतिचित्रण में वक्रों के प्रतिबिंब पर कोणों का परिणाम सेम, परंतु दिशा अगर बदल जाए कोणों की, तो उसको तुल्यकारी यानी आइसोगोनल कहते हैं। ये आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां पर जो मैपिंग है वो अपने पास होती है 4 तरह की। इसको भी समझना है कि जो मैपिंग होती है वो 4 तरह की होती है। एक तो होती है ट्रांसलेशन, एक जो मैपिंग है उसे हम कहते हैं यहां पर, ये देखिए ट्रांसलेशन, ठीक है। एक होती है रोटेशन यानी आघूर्ण, एक होगी आपके पास में मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन, बड़ा करना, ठीक है, विस्तार कर देना, ठीक है। एक होती है इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब होता है आपके पास में प्रतिलोम, ठीक है। इसके एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, देखो एग्जांपल बुक से ही ले लेता हूं मैं। देखिए
जो आपके पास में ट्रांसलेशन है उसका मतलब है z इज इक्वल टू ट्रांसलेशन और आवर्धन, रोटेशन जो है यहाँ एक एक ले लेते हैं। चलो, ट्रांसलेशन का मतलब है आपके पास में यहाँ पर रूपांतरण, ठीक है, हिंदी में मैं लिख देता हूं इसको रूपांतरण, ठीक है। रोटेशन का मतलब होता है आघूर्ण, ठीक है, रोटेशन का मतलब है आघूर्ण, ठीक है। जैसे W इज इक्वल टू सी जेड यहाँ पर आपके पास में है और C की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0, ये आघूर्ण को दर्शाता है। फिर उसके बाद में मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है आपके पास में यहाँ पर आवर्धन, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है आवर्धन। आवर्धन, आवर्धन का मतलब क्या है, किसी भी जो आपके पास में चित्रण है उसको आप विस्तार कर देते हो, उसको कितना विस्तार करते हो उसको कहते हैं आवर्धन, आवर्धन में लिखेंगे ये, सॉरी, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है इन्वर्जन, इन्वर्जन को हम कहते हैं यहां पर व्युत्क्रमण, व्युत्क्रमण, आवर्जन को कहेंगे हम व्युत्क्रमण। व्युत्क्रमण का मतलब होगा W इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू 1/z, यानी इसका इनवर्स कर दिया हमने तो ये हो जाएगा इन्वर्जन, ठीक है। इन चारों जो आपके पास में मैपिंग है, चारों मैपिंग जो कन्फॉर्मल मैपिंग है, इसको हम कहते हैं यहां पर बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी चारों जो है ये मिलकर बनती है बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इसको हिंदी में हम कह सकते हैं द्विरेखीय रूपांतरण, द्विरेखीय रूपांतरण, इन चारों को। और सिर्फ ये जो दो आपके पास में तीन जो है, पहले वाली तीन यानी ट्रांसलेशन, रोटेशन और मैग्निफिकेशन, इनको कहते हैं सिर्फ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी पहली तीन जो है, ठीक है, पहली प्लस दूसरी और प्लस तीसरी, ये तीन जो है इसको हम कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आप इसको कह सकते हैं रैखिक रूपांतरण। तो ये आपके पास में बेसिक था जो आपका कवर हो गया है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो आगे का पोर्शन है आपके पास में एक और, ये और देख लो छोटा सा, ये एक और पॉइंट है, एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको और देख लेते हैं, फिर अपनी क्लास आज के लिए इतनी ही रखेंगे, फिर उस कुछ और टॉपिक्स जो है वो अगली क्लास में कवर करेंगे, काफी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। आवश्यक प्रतिबंध देखो मैपिंग के लिए क्या है, इसको समझ के चलते हैं कि यदि W आपके पास में एफ जेड प्रांत D जेड समतल में एक कन्फॉर्मल मैपिंग W समतल के प्रांत D डैश में एफ जेड जेड का एक विश्लेषिक फलन है, इसको समझेंगे कि जैसे W इज इक्वल टू एफ जेड है और इसका जो प्रांत है आपके पास में, इसका प्रांत D है और एक आपके पास में ये जेड समतल में है, ये क्या है, इसके लिए जो जेड प्लान है यानी जेड समतल है, और एक आपके पास में W समतल है, W प्लान है, तो W प्लान में जो प्रांत होगा वो बदल जाएगा और वो D डैश है, ठीक है। तो एफ जेड जो है वो जेड का विश्लेषिक फलन है, ये आवश्यक प्रतिबंध है, इसको याद रखना है। इसकी डिटेल हम बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्यों करेंगे इसके क्वेश्चन, क्योंकि वो फर्स्ट ग्रेड का पोर्शन में आ जाता है फिर ज्यादा, ठीक है। ये सेकंड ग्रेड में सिर्फ इतना ही आता है, इतना ही है जो भी सिर्फ ये अभी की जो एग्जाम हुई है दिसंबर 2022 की, उसी में जोड़ा गया है, पहले तो ये बुक थी भी नहीं, ठीक है। आगे देखेंगे पर्याप्त प्रतिबंध, पर्याप्त प्रतिबंध क्या है कि एफ जेड जेड का एक विश्लेषिक फलन और यहाँ पर जेड समतल के प्रांत D में है और यह D में एफ डैश जेड जो कि 0 के बराबर नहीं है, मैपिंग एफ W इज इक्वल टू एफ जेड D के प्रत्येक बिंदु पर कन्फॉर्मल होगा, यानी प्रतिचित्रण होगा, आपके पास में अनुरूप प्रतिचित्रण होगा। ये दो बातें आपको याद रखनी है, इसकी डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, क्योंकि वो पोर्शन जो है वो आ जाता है फर्स्ट ग्रेड में, ठीक है। सेकंड ग्रेड में सिर्फ आपको डेफिनेशन तक ही एक बार रखना है, क्योंकि इतना ही अपने सिलेबस में। अब देखो दो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है। प्रत्येक बहुपद फलन जो है वो सतत और अवकलनीय होता है। लास्ट में दो तीन बातें जो नोट लगा के आप लिख लेना। एक तो ये है कि प्रत्येक बहुपद आपको पता ही है पॉलिनोमियल्स होते हैं, पॉलिनोमियल्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे सतत होते हैं, याद रखना है, और अवकलनीय होते हैं, वह अवकलनीय, क्योंकि जब हम उनको विश्लेषिक सिद्ध कर रहे हैं तो इसके लिए ये जरूरी है। फिर उसके बाद में अगला है बहुपद फलन के अलावा एक घात या इससे अधिक घात के समस्त फलन सतत होते हैं मूल बिंदु पर, यानी एक घात का या अधिक घात का अगर कोई आपके पास में जैसे जेड स्क्वायर है, एफ जेड इजिकल टू जेड स्क्वायर है, तो ये दो घात का है, तो ये मूल बिंदु पर क्या होगा आपके पास में, यहाँ पर मूल बिंदु यानी 0 0 पर सतत होगा, ठीक है, और सतत होगा, ठीक है, ये याद रखना है। यदि एक दो घात या इससे अधिक के समस्त फलन मूल बिंदु पर अवकलनीय होंगे, दो घात के, यानी ये दो घात का है तो ये अवकलनीय भी होगा, सतत भी होगा, और अवकलनीय है तो सीधी सी बात है सतत तो होगा ही फिर।
ठीक है, यानी कोई भी फंक्शन जो है, कोई फलन जो है वो सतत है तो आवश्यक नहीं है वो अवकलनीय हो, पर अगर कोई फलन अवकलनीय है तो वो निश्चित रूप से सतत होता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन जो है ये मैं करवा चुका हूं पहले, AFC 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये आप लोग एक बार इसको जरूर निकालना, सोल्व करना, कोई नहीं समझ में आए तो मुझे बताना, ये मैं करवा चुका हूं आपको। ठीक है, ये मैं पिछली क्लास में आपको करवा चुका हूं, इसको आपने अगर नहीं देखा है, fz इज इक्वल टू रूट एक्स वाई मॉडुलस में, ये मैं करवा चुका हूं पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास में मैं इसको करवा चुका हूं। ठीक है, उस वहां जाके आप इसका सॉल्यूशन जरूर देखें। तो आप देखिए आज की क्लास अपनी इतनी रहेगी। ठीक है, और अब आपका जो सेकंड ग्रेड का पोर्शन है वो आपका पूरा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, यानी सेकंड ग्रेड आरपीएससी का जो पोर्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो पिछले 5 से 7 साल के, वो हम अगली क्लास में करेंगे, तो उससे वो अपनी प्रैक्टिस क्लास होगी जिसमें सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। अगर एक क्लास में हो जाते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो 2 या 3 क्लासों में हम उनको करने की कोशिश करेंगे, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सारे थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, तीनों क्लास आपको देख करके, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3, तीनों क्लास से आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बना करके आप उनको अच्छे से तैयार करेंगे, और आपके पास में जो भी आपके पास में कोई बुक्स अगर आपके पास में है बीएससी की, या आपके पास में नोट्स अगर किसी के हैं, तो उसकी प्रैक्टिस आप उससे आप हेल्प लेके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी हम क्लास लेंगे और उनको भी कवर करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अब आपको लास्ट में क्या करना है सबको, हाँ ऑब्वियसली ये काम आपको करना है। चलिए, लव यू ऑल। आज की क्लास में इतना ही।